नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र 2025 में योगी सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए एक अहम कानून पेश किया है। भारत सरकार की स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन तकनीक से तैयार किए गए घरौनी को स्थायी कानूनी ढांचा देने के लिए उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक 2025 सदन में रखा गया और इसके लागू होने से गांव में रहने वाले लोग अपनी संपत्ति के पक्के कागजात के आधार पर बैंक से लोन और अन्य आर्थिक सुविधाएं ले सकेंगे। यूपी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने सदन में बताया कि ये विधेयक ग्रामीण आबादी क्षेत्रों के स्वामित्व अभिलेखों का कानून मान्यता देने के लिए लाया गया है और अब ड्रोन सर्वे से बनी घरौनी का संरक्षण समय समय पर अपडेट और कानूनी प्रबंधन संभव हो सकेगा। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य गांव में सही सर्वे कर लोगों को उनकी जमीन और मकान के पक्के दस्तावेज देना है ताकि वो आर्थिक रूप से सशक्त बन सके। तो वहीं यूपी के चित्रकूट में सेवानिवृत्त अधिशासित अभियंता को आतंकवादी की मदद करने के नाम पर साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट करके 41 लाख से ज्यादा रुपए ठग लिए हैं। पीड़ित ने पुलिस को सूचना देकर शिकायत दर्ज कराई। प्रसिद्धपुर निवासी घनश्याम बाबू सिंह ने बताया कि वो विद्युत विभाग में अधिशासित अभियंता के पद पर तैनात थे और 2015 से सेवानिवृत्त हो गए हैं। इसके बाद से 2023 में अपने गांव में रहने लगे और उन्होंने बताया कि 9 दिसंबर 2025 को पहली बार अनजान नंबर से उन्हें कॉल आया और अपना नाम पता पुणे के कमिश्नर हेड कांस्टेबल रणजीत कुमार बताया गया। कहा गया है कि अफजल खान नाम के आतंकवादी ने उनके आधार कार्ड से बैंक में खाता खोला है और उस खाते में गलत तरीके से रुपए का लेन देन भी किया गया है। पहाड़ी थाना क्षेत्र के पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। बिजली बोर्ड महाराष्ट्र के रिटायर्ड इंजीनियर हैं और इनको टेलीफोन पे साइबर ठगों ने डिजिटली अरेस्ट किया और बताया कि आपके अकाउंट से और आपके आधार नंबर से कुछ पैसा आतंकवादी गतिविधियों में मदद के लिए जा रहा है और ये बात इनके साथ 9 दिसंबर से उन्होंने शुरू किया। इनका इतना ब्रेन वॉश कर दिया उन्होंने कि ये इस बात के लिए सहमत हो गए कि ठीक है, हम अपना पैसा भेज देते हैं, आप जांच करा लीजिए। और 16 तारीख को उनसे अनुमति लेकर के ये गए, अपना एफडी तोड़वाया और फिर अपने बैंक अकाउंट में जमा करके वहाँ से इन्होंने उनको आरटीजीएस किया। इसके बाद 2 छोटे छोटे अमाउंट और इन्होंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए। ये जब इनके घर परिवार के लोगों को पता चला तो मुझे इस बारे में सूचना प्रयागराज से मिली। तत्काल मैंने जब अपने एसओ को, एसओजी टीम, साइबर टीम सबको भेजा, एसओ तत्काल मौके पे पहुंचे तो इनका इतना ब्रेन वॉश था कि एसओ से ये खुद लड़ रहे थे कि आपको नहीं मालूम है, राष्ट्रवाद का सवाल है, मेरा पैसा और वो आतंकवादी गतिविधियों में लग जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने भेज दिया, मेरे एक एक पैसे की जांच होकर के वापस आ जाएगा, मेरा पैसा भारत सरकार में जमा है, मैं भी आपको एटीएस चीफ से बात कराता हूँ। और एसओ ने कहा किसी से बात कराने की ज़रूरत नहीं है। तब तक इन्होंने फ़ोन करके उसे बता भी दिया कि स्थानीय पुलिस हमारे पास आ गई है। तो इस तरह से इतना ब्रेन वॉश हो रहा है आपके चैनलों के माध्यम से। हम जनता से अपील करते हैं कि कहीं किसी तरह का कोई डिजिटल अरेस्ट पुलिस नहीं कर। वाराणसी में महिला के नकाब पर हाथ लगाने के समर्थन में बयान देने वाले मंत्रियों को बर्खास्त करने की मांग की गई है। बता दें कि कुछ दिन पहले बिहार में एक कार्यक्रम के दौरान सार्वजनिक मंच पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक महिला के नकाब पर हाथ लगा दिया गया था और जिसके बाद से समर्थकों में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद और भारत सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा महिला सम्मान के खिलाफ बयान दिया गया, जो बहुत ही निंदनीय और महिलाओं के प्रति दूषित मानसिकता को
दर्शाता है, जिसके चलते महिला सभा ने कहा है कि हिजाब हो या फिर दुपट्टा, इस पर हाथ लगाना सीधे सीधे महिलाओं की गरिमा पर हाथ लगाना है, जो एक गंभीर अपराध है और ऐसे अपराध को सही ठहराने वाले व्यक्ति अपराध करने वालों से बड़ा अपराधी है। मंदिर और धर्म की राजनीति करने वालों को ये समझ होना चाहिए कि यदि महिलाओं का सम्मान नहीं होता है तो ना मंदिर में भगवान राम मिलेंगे और ना माता सीता, क्योंकि धर्म पत्थरों में नहीं मर्यादा से जीवित रहता है। आज हम लोग समाजवादी महिला सभा पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिलों में मुख्यालय पर ज्ञापन देकर के अपना विरोध प्रदर्शित कर रही हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने बुर्का खींचा, वो बहुत बदतमीजी से खींचा और उसको सपोर्ट करने वाले जो नेता हैं, जो भाजपा के जो सपोर्टिंग पार्टी है, उसके नेता संजय निषाद जी ने जिस तरह से गंदे तरीके से हंसी उड़ाई है और मजाक बनाया है महिला सम्मान का, वो अपने आप में बहुत अपमानित करता है। अगर संजय निषाद जी की बेटी होती तो क्या वो इसी तरह की बात करते? क्या जितने भी नेता गिरिराज सिंह जी हैं और जो भी नेता इस मामले को लिपापोती कर रहे हैं, क्या उनके घर की बेटी बहू होती तो क्या वो इसी तरह से बोलते? ये अपने आप में अपमानित करने वाला है महिलाओं को, और ये भाजपा का चाल चरित्र यही है। महिलाओं की जहाँ भी बात आती है, भाजपा अपमानित करने का ठेका उठाए रखी है। आप चाहे वो आंगनबाड़ी बहुओं को देख लीजिए, आशा बहुओं को देख लीजिए, उनकी सैलरी बढ़ाने की बात करते हैं और जब वो सैलरी की मांग करती है तो उनके ऊपर लाठी बरसाया जाता है। भाजपा हर क्षेत्र में हर जगह फेल्योर पार्टी है। केवल वो जीतना, बेईमानी करके चुनाव जीतने की जो उनकी परंपरा है उसको कायम रखते हैं और कुछ भी नहीं। अगर वो बैलेट पेपर से जिस दिन इलेक्शन करवा दे, इनके बड़े से बड़े नेता वोट पाने के लिए लालायित हो जाएंगे। आज कौशाम्बी क्षेत्र में यमुना नदी की बहती जलधारा में रात के अंधेरे में पॉकलैंड मशीनों से बालू का अवैध खनन हो रहा है। नियमों की अनदेखी करते हुए पट्टाधारक द्वारा यमुना नदी का सीना छल्ली किया जा रहा है और इस पूरी घटना का जीपीएस और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें यमुना नदी में अवैध बालू खनन माफिया सक्रिय हैं और ये अवैध माफिया सरकारी राजस्व ही नहीं बल्कि पर्यावरण को भी तबाह कर रहे हैं, जिसके चलते विभागीय अधिकारियों पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और लोगों की निगाहें जिलाधिकारी कौशाम्बी पर टिकी हुई है। जालौन में तेज रफ्तार कार और बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई है, जिसके चलते हादसे में बाइक और कार में सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है और इस दौरान प्राथमिक उपचार के बाद से 2 लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें रेफर कर दिया है। पुलिस मामले की आगे की जाँच पड़ताल में फिलहाल जुटी हुई है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के सितारगंज क्षेत्र में एक घटना सामने आई है, जहां पर यात्रियों से भरी बस में भीषण आग लग गई, जिसके चलते बस जलकर पूरी तरह से खाक हो गई, जिसके बाद से यात्रियों ने बस में से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई है। बताया जा रहा है कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट होने की आशंका है और सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया गया। देखिए, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे आग की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल फायर स्टेशन सिरसागंज और सिकोहाबाद से 2 फायर टेंडर रवाना किया गया। पहुंचकर देखा गया तो आग से बस जल रही थी। तत्काल अग्निशमन कार्य करते हुए आग को बुझा दिया गया है। कोई जनहानि नहीं। लगभग 56 व्यक्ति थे, जिसमें 12 बच्चे थे और शेष जो है महिला पुरुष थे। कोई जनहानि नहीं हुई है। ये संतोष का विषय है। केवल बस जली हुई है, बाकी कोई जनहानि नहीं है। अमेठी में सड़क किनारे घायल पड़े सिपाही को देखकर सांसद किशोरी लाल शर्मा ने इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। बता दें कि सांसद अपनी गाड़ी से क्षेत्र का भ्रमण पर निकले हुए थे और जिस दौरान उन्हें एक सिपाही खून से लथपथ सड़क किनारे घायल पड़ा मिला। सांसद ने सिपाही को देखकर अपनी गाड़ी रुकवा दी और अपने साथ चल रही गाड़ी में सिपाही को बिठाकर अस्पताल में भर्ती करा है। बता दें कि सांसद किशोरी लाल शर्मा के इस कार्य को लेकर क्षेत्र में चर्चा हो रही है। यूपी के हमीरपुर में तेज रफ्तार ई रिक्शा और बाइक की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई है और भीषण हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक
दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई है, जिस दौरान ई रिक्शा सवार युवती घायल भी हुई है और जिसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने बाइक सवार युवक को शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया है। यूपी के बुलंदशहर में बांग्लादेश हिंसा के विरोध में हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं, जिसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर जम के नारेबाजी की है। साथ ही राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को 4 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन भी सौंपा है, जिस दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं की हो रही हत्याओं को रोकने का प्रयास करने की गुहार लगाई गई है। राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा खुर्जा नगर के जेवर अड्डे चौराहे पर खुर्जा उप जिला अधिकारी महोदय द्वारा राष्ट्रपति महामहिम महोदय को ज्ञापन दिया गया है और उन्हें अवगत कराया गया है कि 1 वर्ष पूर्व जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार, हिंदुओं की माताओं बहनों के साथ बलात्कार, हिंदुओं के मठ मंदिरों को तोड़ना किया जा रहा था, वह घटनाएं रुक नहीं पा रही हैं। उसी प्रकार से 2 दिन पूर्व अपने बांग्लादेश में अपने दीपू चंद दास नाम के एक हिंदू युवक को बड़ी बेरहमी से पत्थरों से कुचलकर, पैरों से पीटकर, अगर उतने में भी उनका पेट नहीं भरा तो उन्होंने उस युवक को पेड़ पर लटकाकर जला दिया गया था। ये घटनाएं रुक नहीं रही हैं। इस घटना से हिंदुओं के भावनाओं को आहत पहुंची है, हिंदुओं में आक्रोश का माहौल है। हमने सरकार से ज्ञापन के माध्यम से निवेदन किया है कि सरकार कोई ऐसा ठोस कदम उठाए कि जिससे जो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है वो अत्याचार रुक जाए और आवश्यकता पड़े तो 1971 की तरह जिस प्रकार से सैन्य कार्रवाई करके 93,000 सैनिकों को बंदी बनाकर घुटनों पर बैठा दिया गया था, उसी प्रकार से सैन्य कार्रवाई करके हिंदुओं के नरसंहार को बंद करे। जय श्री राम, भारत माता की जय। यूपी के सीतापुर से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर भीषण ठंड से बचाव को सरकारी इंतजाम नाकाम नजर आ रहे हैं। नगर क्षेत्र में अधिकांश स्थानों पर अलाव जलते हुए नहीं मिले हैं, जिसके चलते सड़कों, चौराहों और बाजारों में लोग ठंड से ठिठुरते दिखाई दे रहे हैं, जिससे ठंड से बचने के लिए आम जनमानस खुद ही इंतजाम करने को मजबूर है और कहीं लोग कूड़ा कचरा जला रहे हैं तो कहीं पुराने लकड़ी के टुकड़ों से आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं जो अलाव जल भी रहे हैं वहां पर गीली लकड़ी का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे आग ठीक से नहीं जल पा रही है और लोगों को ठंड से राहत नहीं मिल पा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल ठंड के मौसम में अलाव की समुचित व्यवस्था होती थी, लेकिन इस बार जिम्मेदार विभागों की लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है। लोगों ने प्रशासन से तत्काल प्रभाव से सूखी लकड़ी और पर्याप्त अलाव की व्यवस्था कराने की मांग की है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि स्थानीय लोग खुद ही अब अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं। यूपी में बढ़ती ठंड को देखते हुए जनमानस बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। ऐसे में भीषण ठंड में अलाव नहीं जल रहा है। स्थानीय लोग खुद अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं और इस दौरान प्रशासन पर कई गंभीर सवाल भी उठा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन की तरफ से इस बार अलाव की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारियों पर भी जो लोग हैं वो इस तरह के सवाल उठा रहे हैं कि सीतापुर से ये खबर सामने आई है, जहां पर भीषण ठंड में लोगों को अलाव का सहारा नहीं मिल रहा है और लोग जो है खुद ही अलाव की व्यवस्था करते हुए भी नजर आ रहे हैं। यूपी के चित्रकूट जनपद में एक तरफा प्यार में सनकी युवक से शादी करने से मना करना लड़की को भारी पड़ गया है, जिसके चलते सनकी युवक ने लड़की पर फरसे से हमला करके उसे घायल कर दिया, जिसे गंभीर हालत में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से लड़की के अच्छे इलाज के लिए परिजनों ने उसे प्राइवेट अस्पताल में रेफर करवाया है। घटना के बाद से आरोपी युवक मौके से फरार हो गया है। वहीं पुलिस ने परिजनों की तहरीर में सनकी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पूरा मामला जो है वो राजापुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर युवक छेड़खानी करते हुए लड़की को पकड़कर उससे शादी करने के लिए कह रहा था। लड़की ने जब शादी करने से मना किया तो आरोपी युवक उससे मारपीट करने लगा और पीड़ित लड़की ने बताया कि आरोपी युवक पहले भी उसे परेशान करता था, जिसकी शिकायत उसने अपने परिजनों से की थी। जो परिजनों के उसके घर वालों से शिकायत करने पर वो शांत हो गया था, लेकिन फिर उसे अकेला पाकर उसे भगाकर शादी करने का दबाव बना रहा था, जिसके बाद से मना करने पर उसने युवती पर ही हमला कर दिया। पुलिस फिलहाल फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है।
राजापुर थाना क्षेत्र के गांव में एक लगभग 17 वर्षीय बालिका, जैसा कि उसके पिता द्वारा बताया गया, अपने खेतों की तरफ कंडा पाथने के लिए गई थी। वहीं उसी गांव का एक 20 वर्षीय नौजुवक उसके साथ उसने छेड़खानी करने की कोशिश की और लड़की के द्वारा रजिस्ट करने पर उसने उसके गले पर वार किया है। तत्काल इस सूचना पे पुलिस ने FIR दर्ज किया है और लड़की को स्थानीय चिकित्सालय में चिकित्सा दिलाने के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया था। जिला अस्पताल से उसके परिजन स्वतः डिस्चार्ज करा करके मंझनपुर में कहीं इलाज कराने के लिए ले गए हैं। बहरहाल मेरी CMS साहब से बात हुई, लड़की खतरे के बाहर है, FIR दर्ज है। मुलजिम की तलाश में टीमें लगा दी गई। हमारी SWAT की टीम, सर्विलांस की टीम और थाना राजापुर की टीम CO राजापुर के नेतृत्व में लगातार प्रयास कर रही है और हमें उम्मीद है। सहारनपुर जिले के मजदूरों के साथ कुरुक्षेत्र में सर्दी की तीखी ठंड से बचने के चक्कर में दर्दनाक हादसा हो गया। बता दें कि सहारनपुर जिले के एक गांव के 5 मजदूरों की अंगीठी की जहरीली गैस से दम घुटने से मौत हो गई है। 3 दिन पहले भी 5 मृतक मजदूर पेंटिंग का काम करने के लिए यहां पर क्षेत्र में आए हुए थे और काम निपटाने के बाद और अपना खाना खाने के बाद से 5 मृतक रात में बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सो गए थे। सुबह जब कमरे में कोई हलचल नहीं हुई तो पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ा। अंदर सभी 5 के शव पड़े हुए मिले। डॉक्टरों ने मौत का कारण कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बताया, जो कि अंगीठी जलने से निकलती है और यह गैस रंग बिरंगे बिना गंध वाली होती है, जो चुपके से ऑक्सीजन की कमी पैदा करके दम घोट देती है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय प्रशासन ने शव को पोस्टमार्टम कराने और जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अंगीठी और कमरे का मुआयना भी किया है। रात पता नहीं जी, माँ काम पर गए थे परसों, रोटी राटी खा के पड़े होंगे, तो मुझे नहीं पता क्या हुआ जी। तो सर 1-1.5 महीना पहले ऑपरेशन करवाया था मैंने, उसका लीवर में मुआद बन गई थी। 3 बच्चे हैं जी, 2 लड़की, 1 लड़की की शादी हुई, 2 बच्चे हमारे। हरियाणा में क्या करने गए? ये रंग काम करने के लिए गए थे, रंग का मजदूरी पे ठेकेदार के दौरे, नोट ठेकेदार था। सुलेमान खान। सुलेमान जी, क्या घटना हुई है यहाँ पे, क्या हुआ? ये यहाँ पे भाई 5 लड़कों की मौत हुई है शेखपुरा कदीम में। अच्छा। जो यहाँ के रहने वाले थे, ये गए थे हरियाणा में काम के लिए, पेंट का काम करते थे, जिसमें से एक लड़के का नाम नूर है, एक का नाम सोनू है। ये दोनों सगे भाई हैं और 3 जो लड़के हैं वो गडरिये के हैं। अच्छा। तो जिनका ये ठेकेदार था, ये सोनू, वो था नूर। और ये वहां पे गए थे हरियाणा में। तो वहां पे कोई कमरा ले रखा था इन्होंने किराए पे, तो उसमें अंगीठी ही जली हुई, अंदर से बंद था, ये अंदर से लॉक कर रखा था उन्होंने, और ये गैस हुई अंदर, तो इसी कारण से उनके दम घुटने से मौत हुई, कहने के अनुसार। ये हमारे गांव शेखपुरा कदीम के 4 लोग हैं और 5वां जो व्यक्ति है वो हमारे गांव के दामाद हैं। तो ये अपने पेंट के काम के लिए गए थे, अपना रोज का करना खाना है, मजदूर व्यक्ति हैं, अपनी मजदूरी के लिए गए थे। तो कुरुक्षेत्र में ये पेंट का काम करने के लिए गए थे। तो पता चला, सूचना मिली कुरुक्षेत्र पुलिस को, सहारनपुर जो शेखपुरा चौकी है उसके माध्यम से, फिर समाज में सूचना आई, घर पे सूचना आई कि वो लोग रात को जिस कमरे में सो रहे थे उस कमरे में सोते के सोते ही रह गए। अच्छा। तो सुनने में ये आया, अभी सच्चाई तो क्या है बाद में पता चलेगी, कि वो रात को वहीं अंगीठी वगैरह पे सेक के दरवाजे बंद करके सो गए। तो शायद उस अंगीठी की वजह से ही कोई घटना घटी। अभी कंफर्म तो नहीं, अभी सही जानकारी तो सभी लोगों को प्रतीक्षा है सही जानकारी की। यूपी के बागपत में देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की 123वीं जयंती पर आरएलडी के कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी, जिसके चलते आरएलडी कार्यकर्ताओं ने कहा कि चौधरी चरण सिंह की नीतियां आज भी प्रासंगिक हैं। तो वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आरएलडी से उपाध्यक्ष धीरज उज्जवल ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने पूरे जीवन गांव में गरीबों में और वंचितों को हक दिलाने के लिए कार्य किया है। उनकी आर्थिक नीतियों को पूरे विश्व में मान्यता मिली है। विश्व के कई विश्वविद्यालय में उनकी पुस्तकें पढ़ाई जा रही हैं। पूर्व जिला महासचिव ने कहा कि चौधरी साहब किसान मजदूरों से
सच्चे हमदर्द थे। उनके मूल्यों, सिद्धांतों और विचारधाराओं को आत्मसम्मान के साथ ही संकल्प और उनकी सच्ची श्रद्धांजलि है। और इस दौरान आसपास के गांव से आए गरीब बेसहारा ग्रामीणों को आरएलडी प्रांतीय उपाध्यक्ष ने गर्म कंबल भी वितरित किया है। कला जो पंजाब का सबसे बड़ा गांव है और आज चौधरी चरण सिंह जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न उनकी 123वीं जयंती के शुभ अवसर पर सभी जातियों ने, सभी लोगों ने, सभी वर्गों ने मिलकर आज उनकी जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया और चौधरी धीरज उपल के नेतृत्व में सभी लोगों ने चौधरी साहब को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करी और एक होकर चौधरी अजीत सिंह के कदमों को उनके हाथों में मजबूत करने का आह्वान किया गया। एक और छोटा संक्षिप्त बताऊंगा, 5.5 महीने देश के प्रधानमंत्री रहे, युवा पीढ़ियों को नहीं पता कि क्यों त्याग पत्र दिया। दिमाग शर्त रखी गई थी कि जो आरोप चौधरी साहब आपने लोकसभा में लगाए हैं वो वापस लेने होंगे, लेकिन हमारे श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह ने कहा कि मैं त्याग पत्र दे सकता हूं लेकिन उन गरीब किसानों के साथ अन्याय कभी नहीं करूंगा। यूपी के कानपुर में चेकिंग करते समय तेज रफ्तार कार ने पुलिस टीम को टक्कर मार दी और ये घटना गंगा बैराज पर चेकिंग के दौरान हुई है, जिसके चलते घटना में 2 सब इंस्पेक्टर और 1 होमगार्ड घायल हो गया है। एक सब इंस्पेक्टर का पैर फ्रैक्चर हो गया है और होमगार्ड के सिर में गंभीर चोट आई है। मामले की पूरी जो घटना है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि टक्कर मारने वाली कार काले रंग की गाड़ी थी, तो वहीं पुलिस गाड़ी और चालक की तलाश में फिलहाल जुटी हुई है। देखिए, ये घटना करीब 6:30 बजे की शाम की है। इसमें इंस्पेक्टर कोहना जो है वहाँ एसओ कोहना चेकिंग कर रहे थे और बैरियर उन्होंने बैरिकेडिंग लगा के करा था। तो एक गाड़ी जो थी, जो कि शुरू में इन्होंने स्कॉर्पियो बताया, बाद में वो ब्लैक कलर की ऑरा निकली, उसने आके 3 बैरियर जिगजैग तरीके से लगाए गए। तो उस पर बहुत तेज गति से आया और उसने रोका नहीं, बैरियर पर टक्कर मारी। जो बैरियर था वो उसकी वजह से छिटक करके वो लगा। होमगार्ड थे कि उनके सिर पे चोट आ गई है। एक जो एसआई थे, 2 एसआई हैं, उनको चोट आई है हल्की, जिसमें एक के पैर फ्रैक्चर है। तो उनको तत्काल हैलट में भर्ती करा दिया गया। गाड़ी के बारे में फ्लैश किया गया है, वहाँ कैमरे में एक फ़ोटो उसकी मिली है और हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं कि और जो आगे वो बिट्ठू रूट पे गाड़ी भागी थी वहाँ पे तलाश की जा रही है। हाँ, निश्चित ही हम लोग उसको बड़ी सीरियसली इसको ले रहे हैं कि ये कोई अपराध करके या तो भागा हुआ लग रहा है या एब्रिएटेड कंडीशन में था, लेकिन जिस तरीके से उसने टक्कर मारी वो रुकने को एकदम तैयार नहीं था। अमेठी में धारदार हथियार से युवक पर हमला कर हत्या कर दी गई है। युवक की हत्या से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि घर से दूर संदिग्ध परिस्थितियों में खून से लथपथ युवक का शव मिला, जिसके चलते गंभीर रूप से घायल उस युवक को परिजनों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर जिला अस्पताल के लिए फिलहाल युवक को रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि इलाज के लिए ले जाते समय युवक की जान चली गई। पुलिस के मुताबिक घर से देर शाम युवक शौच क्रिया के लिए निकला था, जिसके बाद से वो खून से लथपथ घायल अवस्था में मिला। युवक के शरीर पर धारदार हथियार के निशान भी मिले हैं। बताया जा रहा है कि किसी पुरानी रंजिश के चलते युवक की हत्या की गई है। वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आज दिनांक 23/12/2025 को समय करीब 6:45 बजे थाना प्रभारी मुसाफिर खाना को सूचना मिली कि रत्नेश मिश्रा, जिनकी उम्र करीब 23 वर्ष है, जो पिंडारा ठाकुर ग्राम के रहने वाले हैं, इनकी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और फील्ड यूनिट की टीम भी बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कराई गई। परिजनों की तहरीर पर कुल 6 नामित अभियुक्तों के विरुद्ध, जो उन्हीं के गांव के रहने वाले हैं, एफआईआर पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा गिरफ्तारी हेतु दो टीमों का गठन करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।